हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? हेलो जहरा। हाय अस्मिता। हेलो साक्षी। हाय शिल्पा। हेलो वेदावती। हेलो वैशाली। हाय अमित। हेलो खुशी। चलिए आ जाइए फटाफट। वालेकुम अस्सलाम सबा। गुड आफ्टरनून शिल्पा। मैं एकदम बढ़िया वैशाली, आप बताओ आप कैसे? एकदम बढ़िया। हेलो साक्षी। हम लोग आ जाइए तो फिर हम लोग यहाँ पे शुरुआत करें। हाय प्रार्थना। हेलो प्रणव। हाय ऋतुजा। गुड आफ्टरनून अमित। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कल हमारे 12 सम हो गए थे, ठीक है? कल हमारे जो है वो 12 सम हो गए थे। Because I have just downloaded the app, so I am asking. Okay, अस्मिता, नो प्रॉब्लम। अस्मिता, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड लेक्चर है। कल फर्स्ट लेक्चर हो गया था, आज सेकंड लेक्चर है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है मेरे लेक्चर का टाइमिंग भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अस्मिता। हाय गिरीश। लेक्चर का टाइमिंग जो है 1 PM से 2 PM है। ठीक है, और बेसिकली जो आज लेक्चर का फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि एक्सरसाइज 7.1 के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर 7.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाय ऋतुजा। क्लियर है? तो जो लोग कल का लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं तो पहले आप इसको देख लीजिए। आपको एक अंदाजा लग जाएगा फिर भी। ये एक अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग किस तरीके से करना है हम लोग को। लेकिन हाँ, फर्स्ट वाला लेक्चर भी देखना वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रीवियस लेक्चर जो है, जब आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे, अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया रहेगा तो दो सेक्शन आते हैं। एक, जब आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो एक फीड का सेक्शन आता है और एक लर्न का सेक्शन आता है। जब लर्न पे क्लिक करोगे ना तो आपको सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक। गॉट इट? नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ। चल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन, कल 12 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, 13 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए इधर क्या बोला है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 13, कि टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। वालेकुम अस्सलाम हसन। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से दो नंबर्स को इन्होंने जो है वो, ये भी दो नंबर को इन्होंने सिलेक्ट किया है। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स obtained। ठीक है। फाइंड ई ऑफ एक्स, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हम लोग को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एन कितना है। एन मतलब मैंने आप लोग को बताया था ना, एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आप लोग को कल बताया था। ना मैंने एन क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बराबर, और आर मतलब जो है ये हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट्स, बराबर। ये टोटल है और ये सिलेक्टेड है। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या मैं एनसीआर को, सैंपल स्पेस है हमारा, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 6C2? हाँ या ना बोलो? समझ में आया आप लोग को? तो क्या मैं इसको 6C2 लिख सकता हूँ? ठीक है। हाय रियू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6C2 का फॉर्मूला क्या है? हेलो सुधीर। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 होता है, और इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, और आंसर आ जाएगा 15। बराबर। ठीक है। गुड आफ्टरनून। फिर बोला कि टू नंबर जो सिलेक्ट किया है फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर, लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन। ठीक है, लार्जर ऑफ द टू नंबर जो ऑब्टेन है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एक्स की? कि वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 और वो 5 और वो 6 भी हो सकते हैं, बराबर। ये पॉसिबल आउटकम होंगे, बिकॉज दो या उससे बड़ा नंबर हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो 2 3 4 5 6। ठीक है। मतलब क्या कि अगर पहला नंबर 2 है तो उससे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, बराबर। तो 2 और उससे छोटा नंबर 1। ठीक है। फिर जैसे 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 अगर हम लोग लेंगे, अगर पॉसिबल आउटकम 3 लेते हैं तो उससे छोटे नंबर क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 2 डिजिट नंबर बेसिकली हम लोग को फॉर्म करना है। और पहला डिजिट पे बड़ा होना चाहिए दूसरे डिजिट से। ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करें। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 3 4 5 6, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं यहाँ पे।
करेक्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बराबर, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर मैं पॉसिबल आउटकम, यहां तक पक्का किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं? ओके, ओके, कोई बात नहीं। आंचल देखो इधर क्या बोला आंचल, कि टोटल 6 नंबर है, 6 में से 2 नंबर हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो अरेंजमेंट तो इस तरीके से होगी आंचल, बराबर 6C2। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल। सही है आंचल? तो मैंने वही फॉर्मूला डाला यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 1 2 ही होता है, और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो 6 इंटू 5 और 2 1 2, 2 3 6, तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 15 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि 2 नंबर हम लोग को बनाने हैं, ठीक है, 2 नंबर हम लोग को बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाना है, और पहला नंबर जो है ना वो दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 1 तो ले नहीं सकता हूँ ना, बिकॉज अगर मैं 1 ले लूंगा, अगर मैं 12 और 13 बनाऊंगा तो पहला डिजिट छोटा हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम 1 तो हो नहीं सकता आचल, बराबर। तो पॉसिबल आउटकम कम से कम 2 से शुरू होगा, यहां तक समझा आचल? ठीक है, पॉसिबल आउटकम कम से कम 2 से शुरू होगा। तो अगर मैं 2 से शुरू करता हूं तो दूसरा वाला डिजिट छोटा क्या हो सकता है, सिर्फ 1 ही हो सकता है ना, 3 4 5 6 तो ले नहीं सकते, समझ रहा है? तो अगर मैं 2 को पहला डिजिट लेता हूँ तो छोटा नंबर तो सिर्फ 1 ही हो सकता है, बिकॉज शुरू के 6 इंटीजर ही बोला है, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं 2 को कंसिडर करता हूँ कि पॉसिबल आउटकम जो था उसका 2 था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी सिर्फ और सिर्फ 1/15, बिकॉज सिर्फ एक ही नंबर जो है वो 2 से छोटा रहेगा, बराबर। अच्छा, वो 6C2 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 6C2 को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 6C2 हमारे पास फॉर्मूला ये n होता है, ये r होता है, तो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल। तो n क्या हमारा, n हमारा 6 है, ठीक है, तो इधर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। r क्या हमारा 2 है, तो ये 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r मतलब 6 - 2, ये 4 फैक्टोरियल। समझ में आया अभी साहिल? ठीक है। अभी आचल इस पे ध्यान दो कि अगर मैं एक नंबर को बोलता हूँ कि इसकी पॉसिबल आउटकम क्या 3 है, तो पॉसिबल आउटकम 3 है, तो 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 3 से छोटे नंबर क्या है, 1 और 2 ही 3 से छोटे नंबर है, बराबर। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/15, बिकॉज सैंपल स्पेस 15 है इसलिए 15 आ रहा है। सबको समझ रहा है ना? तो ये 1/15 हो गया और ये 2/15 हो गया, ठीक है। और अगर मैं मान लू कि इसका पॉसिबल आउटकम जो है, इसका पॉसिबल आउटकम जो है, बराबर साक्षी एकदम क्लियर, इसका पॉसिबल आउटकम जो है 4 है। तो 4 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, 3/15, बराबर। वैसे अगर मैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 की बात करूं तो 5 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो इसका पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4/15। वैसे अगर मैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 की बात करूं तो 6 से छोटे नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोला, ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करने बोला है, ई ऑफ एक्स। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स इज, एकदम सही है स्मिता, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, द पॉसिबल आउटकम्स इंटू प्रोबेबिलिटी। हाय शब्बीर। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या थे हमारे पास, 2 था, और 2 के लिए आंसर कितना आया था, 1/15, प्लस फिर एक पॉसिबल आउटकम क्या था, 3 था, 3 इंटू 2/15 ऐसा ना, फिर 4 इंटू 3/15। ये कल जो अटेंड किया रहेगा उसको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है ना तो उसको ध्यान से देखिएगा। मतलब ये क्या होता है, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड गेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है खदीजा, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। आज अब ये रोज ज्वाइन करिए, 1 से 2 टाइम मेरा रहता है लेक्चर का, ठीक है। तो ये ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इज आउटकम एंड पी इज प्रोबेबिलिटी। तो 2 के आउटकम में प्रोबेबिलिटी 1/5 आया था, 3 के आउटकम में प्रोबेबिलिटी 2/15 आया था, 4 के आउटकम में प्रोबेबिलिटी 3/15 आया, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना आउटकम। तो 5 के आउटकम में प्रोबेबिलिटी 4/15 आया है, और 6 के आउटकम में प्रोबेबिलिटी 5/15 आया है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, बताइए ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। चलिए कैलकुलेशन करिए और बताइए कि क्या इनका आउटकम रहने वाला है। ठीक है, मैं आप लोग को वैल्यू बता देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा।
ऐसे वैल्यू है 4.67 ई ऑफ एक्स के लिए, जिसकी ये वैल्यू आ रही है बिल्कुल करेक्ट, 4.67 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आपका ये वाला सम तो हो गया समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एकदम सही है स्मिता, 4.67 राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। जब दो डाइस को हम लोग फेंकेंगे, ठीक है। रियो में कब से तो पूछ रहा था कि समझा नहीं समझा, चलो ठीक है, ये वाले सम से देख लो एक बार, और उसको एक बार जब दूसरी बार समझाऊंगा तब देख लेना। कि लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन। तो हम लोग को मालूम है कि दो डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना होगा, जब दो पासे फेंकते हैं बराबर 36। एकदम सही साक्षी, टेन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स। तो हम लोग को मालूम है कि सम ऑफ द नंबर्स क्या क्या आ सकता है, बिकॉज अगर सबसे छोटा भी आता है 1,1, तो सम ऑफ द नंबर की स्टार्टिंग 2 से होगी। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं सम ऑफ द नंबर्स के, एक तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या तो 12 बराबर। ये सारे आउटकम हो सकते हैं। हेलो प्रज्ञा, बराबर अगर हम लोग सबका सम निकालते तो ये सारे आउटकम हो सकते हैं। खदीजा मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे, ग्रुप पे ऐसे ही क्लिक करोगे तो लर्न के सेक्शन में आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स। सबको इतना समझा? देखो मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग अपने डाउट यहीं पे क्लियर करवा लो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कम से कम 1,1 भी लिखता हूँ तो भी छोटे से छोटा आउटकम जो है सम जो है इसका 2 आने वाला है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोले, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम लोग को मालूम है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, बराबर। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, सही बात है। लेकिन हम लोग को अगर इसका मतलब ये साबित होता है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स मालूम होना चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोगों ने कल ही फाइंड आउट किया था कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग को बेसिकली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है। ठीक है, हाँ एकदम सही वैशाली। तो हम लोग को यही मालूम है कि ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ये अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया ना इस चीज को, ई ऑफ एक्स को भी हम लोग ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, फिर और हम लोग को मालूम है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। इसका और इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर है, बाकी पूरी सब चीज सेम है। अब देखेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे समय ई ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, अगर पॉसिबल आउटकम मैं बोलता हूं कि पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, सिर्फ 2 की बात करते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। हसन मेरे पहले वाले सेक्शन आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए हसन। और ग्रुप ज्वाइन करने पे आपको दो चीजें आएंगी, एक फीड का सेक्शन आएगा और एक लर्न का सेक्शन आएगा। तो लर्न क्लिक क्लिक करिएगा आप, ठीक है, आपको पुराने रिकॉर्डेड सेक्शन मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि पॉसिबल आउटकम 2 है, तो आप लोग को मालूम है 2 कब हो सकता है, जब दोनों डाइस पे 1,1 आए। इसके अलावा तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, बराबर। ठीक है, सिर्फ 1,1 पे ही 2 आ सकता है सम, सही बात है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1/36 लिख सकते हैं। साक्षी 1/36 ना, बिकॉज 2 तो सिर्फ एक ही पे आ सकता है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 1/36। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें P ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 आने के चांसेस कहाँ कहाँ पे है अनुजा, 3 आने के चांसेस 1,2 पे है और 2,1 पे है, बराबर। तो ये दो चांसेस हो जाएंगे, बराबर। तो इसको 2/36 लिखते हैं, एकदम सही साक्षी। ठीक है, लेकिन मैं इसको आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप लोग कोई भी कैंसिलेशन मत करो। इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना हम लोग इजीली ऐड कर लेंगे। अभी आप लोग कैंसिल कर दोगे ना, ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस है खदीजा, बिकॉज अगर अभी आप लोग कैंसिल कर दोगे ना फिर आपको एडिशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कोई कैंसिलेशन मत करो, समझ रहे हो। हम लोग क्या लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, कि 4 कौन कौन सी जगह पे हो सकता है।
हम लोग को मालूम है 1,3 पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मान सकते हैं इसको कि 2,2 पे और 3,1 पे हो सकता है, तो ये टोटल कितना बराबर साक्षी 3/36 हो जाएगा, बराबर। फिर पी ऑफ, एकदम सही। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का बताओ आप लोग, चलो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का बताओ कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा। 4/36, एकदम करेक्ट, सही है। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 का क्या होगा। हाँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 का क्या होगा, 5/36, एकदम सही है स्मिता। हाँ, फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 का क्या होगा, कोई बता सकता है। 7 का 6/36, एकदम सही अमित, एकदम सही, बाकी लोग भी सही बोल रहे हैं। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 का क्या होगा। हाँ चल, बिल्कुल सही। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 का क्या होगा, 7/36, 8 का 7/36, देख लो सबा, साक्षी आप लोग भी, 8 का क्या होगा। मेरे हिसाब से 5/36, 5/36। 8 की बात की ना हम लोगों ने, तो 8 पे क्या आएगा, 2/6 आएगा, 3,5 आएगा, 4,4 आएगा, 5,3 आएगा और 6,2 आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5/36। प्रज्ञा एकदम राइट है, वैशाली आपको भी राइट है। हाँ बराबर साक्षी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 5/36 हो जाएगा। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे जरा ध्यान दो। हाँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, वैशाली ने बोला कि वो 4/36 है, ओके। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पे ध्यान दो, 10 वाला कितना आएगा, 3/36, एकदम सही। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11 पे ध्यान दो, 11 के लिए 2/36, एकदम सही। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 के लिए ध्यान दो, ये तो सिंपल है, 6,6 ही हो सकता है सिर्फ, तो वही 1/36। तो हम लोग ने सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे निकाल दी, एकदम सही रही, परफेक्ट। तो हम लोग ने सारी प्रोबेबिलिटी जो है बराबर रख गया, तो सारी प्रोबेबिलिटीज हम लोग ने निकाल करके रख दी, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो निकाल दी। अब देखिए इधर क्या हो सकता है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, मैंने जैसे आप लोग से डिस्कस किया कि पहले अगर हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है तो पहले वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए ये दो चीजें निकालना जरूरी है, बराबर, हाँ या ना, एक्सेप्ट करते हो इस बात को, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ई ऑफ एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। सो ई ऑफ एक्स, तो हम लोग को मालूम है कि ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, मतलब आउटकम इंटू प्रोबेबिलिटी। जब आउटकम 1 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, सॉरी आउटकम जब 2 था, 2 से शुरू हुआ था ना आउटकम, जब आउटकम 2 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/36। फिर जब आउटकम 3 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/36, सही बात है। फिर जब आउटकम 4 था तो ये कितना था, प्रोबेबिलिटी 3/36। फिर जब 5 था तो 4/36। फिर जब 6 था तो 5/36 हो गया। हाय सलोनी, बहुत टाइम बाद, कहाँ थी बेटा। जब आउटकम 7 था तो प्रोबेबिलिटी 6/36 थी। फिर प्लस टोटल 252/36। अरे क्या बात है वैशाली, बहुत जल्दी निकाल लिया, सही है। अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं 36 को रिड्यूस किया, बिकॉज ऐड करने, अच्छा बाहर गई थी, बिकॉज ऐड करने में आसानी होती। प्लस 10 × 3/36। अच्छा, टाइमिंग याद रखना, सुनो नहीं हुआ 1 से 2, तो 12 × 1/36, तो टोटल जैसे कि वैशाली ने कहा और अस्मिता ने भी कहा है कि 252/36 आ रहा है, ठीक है, 252/36 आ रहा है, ओके। अब जरा देखते हैं कि क्या होगा इधर। तो 252/36 कुछ डिवाइड वाइड हो रहा है क्या, कि ऐसे ही रहेगा, देख लो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। 7 के उससे हो रहा है, 7 के उसमें मुझे लग रहा है, बिकॉज 6 7 42 और लास्ट में इधर 2 होता है, तो 7 से एक बार ट्राई करो। 63/9 मतलब 9 7 63, बराबर वैशाली, है ना। तो ये ई ऑफ एक्स की वैल्यू तुम लोग को आ गई, ये ई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई 7, ओके बराबर।
तो ये ई ऑफ एक्स की वैल्यू तो हो गई 7। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो यहीं पे कुछ चेंजेस करते हैं, हम लोग क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, बराबर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कि जो आउटकम है उसका स्क्वायर निकालना रहेगा, मतलब जो 2 है उसका स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इंटू 1/36। फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या, 9 इंटू 2/36। ठीक है। फिर ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या निकाल देंगे, 16 इंटू 3/36। फिर ये 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 4/36। फिर ये 6 है। अच्छा, कल चैट बॉक्स बंद था क्यों, 36 इंटू 5/36। फिर 7 का है, तो 7 का कितना जाएगा, 49 इंटू 6/36। सबको समझ में आ रहा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो ये कितना है, 64 इंटू 5/36। ओके। तो ये 9 का स्क्वायर 81 बराबर रही हूँ। फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100। फिर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बराबर। फिर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 140। एकदम सही पड़ गया। अब चलिए इसका सम निकालिए। हाँ, अब इसका सम निकालिए, वैशाली और बाकी लोग। ओके, वैशाली ने कहा है कि आंसर है 1974/36। 1974/36, ये वैशाली कह रही है कि आंसर आ रहा है ए ऑफ एक्स स्क्वायर का। ओके, एकदम सही कहा है अभिषेक आपने। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये राइट आंसर है 1974/36। चलो नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन बैंक का इन्होंने कुछ अलग से सीरीज भी स्टार्ट किया है, तो मैं क्वेश्चन बैंक नहीं करा रहा, बिकॉज क्वेश्चन बैंक कराने से अच्छा मैं आपको टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स करवा दूं, बिकॉज वो सब चीज सेम ही है। इतने सारे क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक आप लोग सॉल्व कर लो। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये कोई डिवाइड हो, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज 6 है और लास्ट में 4 है, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो चलो वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या कहता है, कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, मतलब क्या, 1974/36, और ई ऑफ एक्स कितना आया, 7 आया, तो ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर बोला है, मतलब -49। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालिए, एलसीएम वेलसीएम निकाल करके इसकी वैल्यू निकाल करके देखिए क्या आंसर आएगा, कि 1794/36। हाँ, वो करके बताइए आपने मुझे, फाइनल आंसर निकालिए। 35/6 बराबर। तो ये वेरिएंस मिल गया हम लोग को। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो स्क्वायर रूट आप निकालोगे और आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर जो है वो कुछ 2.42 आएगा। आप लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा और आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। क्लियर है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया आप लोग को। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर क्या है। हाँ संजीवनी, इसका ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर मैंने ले चुका, कल ही लिया मैंने फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सेकंड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आप देखोगे वैसे आप लोग आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या निकालना है। कोई बात नहीं संजीवनी, अगर आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप इसके बाद जाकर के एक फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना उसको एक बार। देखिए 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कि अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14 17। ओके, यू डोंट नो हाउ टू यूज द ऐप। सबसे पहली बात, आप एक काम करो, ऐप पे मेरा नाम सर्च करना। ठीक है, सैयद मोहम्मद हसनैन करके। फिर वहां पे ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, जैसे ही आप, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, एक फीड का ऑप्शन आएगा और एक लर्न का आएगा। जब लर्न पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस नजर आ जाएंगे। ठीक है, सैयद मोहम्मद हसनैन नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो 15 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोला है कि, मैं थाने से हूँ, मेरा रूम। A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20। तो ये बच्चे लोग की एज है, 15 बच्चे हैं। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of random variable x? Find mean, variance and standard deviation। ये सारी चीजें इन लोगों ने
बोली हुई। तो हम लोग को मालूम है, चलो इधर अगर हम लोग चेक करते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि 14 साल के बच्चे हैं, ज्यादातर लोग सब महाराष्ट्र से रहेंगे बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड का है। 14 साल के कितने बच्चे हैं, कोई बता सकता है? यहाँ पे 14 साल के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, हमने है, ठीक है, दो बच्चे हैं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14, तो ये कितना रहेगा, 2/15, बराबर, बिकॉज सैंपल स्पेस 15 है ना, टोटल 15 बच्चे हैं, 14 साल के दो बच्चे हैं, एक तो इधर है और एक तो इधर है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे 15 साल के कितने बच्चे हैं, 15 साल का एक ही बच्चा है, बराबर, तो 1/15। आप फीड सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फीड के सेक्शन में संजीवनी, आप पोस्ट डाल सकते हो कुछ भी। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। हाँ अभिषेक, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16, 16 16 साल के कितने बच्चे, दो, बराबर, 2/15 प्रक्रिया, ध्यान देना बेटा, एकदम सही जहरा। तो एक्स इज इक्वल टू 17, 17 साल के कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, बराबर, 3/15, एकदम सही। फिर 18 साल के कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चा है 18 साल का, तो 1/15। फिर 19 साल के कितने बच्चे हैं, 19 साल के दो बच्चे हैं, तो 2/15। फिर 20 साल के कितने बच्चे हैं, 20 साल के तीन बच्चे हैं, तो 3/15 हो गया। फिर 21 साल के कितने बच्चे हैं, अरे बोलते रहो, नहीं आप लोग जो आंसर दे रहे हो आंसर भी मैं लिख रहा हूँ। 21 साल का एक बच्चा है शायद, मुझे लग रहा है, हाँ 21 साल का एक है ना, एक है, हाँ बराबर हो तुझा, बराबर अक्षय, तो ये 1/15 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का हम लोग को मालूम है, मीन चाचा कौन है, मीन चाचा ई ऑफ एक्स है, बराबर। तो मीन चाचा का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ना हम लोग को खदीजा, देखो 15 स्टूडेंट देखो दिया हुआ है, देयर आर 15 स्टूडेंट, क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, ठीक है खदीजा, तो हम लोग को मालूम है कि क्लास में 15 बच्चे, तो सैंपल स्पेस 15 ही रहेगा। तो ई ऑफ एक्स, जो हमारे मीन चाचा है, वो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, मतलब आउटकम्स इंटू प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है। तो अगर 14 आउटकम है तो 14 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/15 की थी। फिर 15 है, 15 की आउटकम क्या था, 1/15। नहीं अभी नहीं है, शायद सीईटी चालू करेंगे जल्दी। हम्म, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया, अच्छा एक मिनट में बता दूंगा। तो वैशाली ने बोला कि 28/15 आया है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। सब बाकी लोग भी आंसर बताओ, 16 × 2/15, फिर 17 × 3/15, प्लस 18 × 1/15, प्लस 19 × 2/15, और प्लस 20 × 3/15, प्लस 21 × 1/15। चलो आंसर बताओ सब लोग, ई ऑफ एक्स का आंसर क्या है, जब तक मैं खदीजा को ये समझा देता हूँ। खदीजा देखो 15 बच्चे हैं, ठीक है, सबका एज दिया है, 14 17 15 16 सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने 14 का जब आउटकम लिया, तो 14 कितने बच्चे हैं, एक बच्चा और दो बच्चा, तो 2/15 आ गया। फिर 15 साल की उम्र की बात की, तो 15 साल की उम्र में कितने बच्चे थे, एक ही था, तो 1/15। फिर 16 में 2/15, समझ में आ गया खदीजा, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया इसका। ओके, तो आंसर क्या है कि 3/15 आ रहा है आंसर, मीन का आंसर क्या आ रहा है, ई ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, ई ऑफ एक्स का आंसर। अभी जेई और नीट यहाँ पे शुरू नहीं किया ना अभिषेक, अब यहाँ पे शायद एमएसटी सीटी जल्दी शुरू करेंगे शायद, अभी तो फिलहाल सिर्फ बोर्ड शुरू किया है। चला लवकर लवकर सांगा, वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का, ई ऑफ एक्स की निकालिए इसको पूरा कैलकुलेशन करके।
और मैं, मेरा जो लेक्चर है वो 17 से शुरू हुआ है संजीवनी। तो 263/15 बराबर 263/15 एकदम सही मोनाली, एंड दैट इज 17.53। संजीवनी मुझे सिर्फ इतनी मराठी आती है। मैं अभी आप लोग जैसे स्टूडेंट से ही सीख रहा हूँ। तो 17.53 बराबर ई ऑफ एक्स हम लोग को मिल गया। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, हम लोग को वेरिएंस भी फाइंड आउट करने बोला है, बराबर। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम लोग को ई ऑफ एक्स का स्क्वायर भी तो चाहिए होगा, हाँ या ना। हाँ, पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखो, नहीं लिखना पॉइंट में तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। तो चलिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोग निकाल करके बताइए जल्दी से मुझे, बिकॉज मैंने आप लोग को अब सिखा दिया कि कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके बताइए। ओके, प्रज्ञा बोल रही कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब डायरेक्ट वेरिएंस निकाला है कि क्या करा है। बोर्ड्स बहुत इजी है इसमें, दैट डोंट वरी अबाउट दैट। ये बोर्ड्स इज वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आप कह रहे हो। अच्छा, तो प्रज्ञा ने वेरिएंस ऑफ एक्स का डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है, एंड द आंसर फॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इज 4.8 बराबर। बेसिकली ये ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर की वैल्यू 312 - 2 बोला, ये बोला आपने। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर संजीवनी उसमें है हमारे लर्न के सेक्शन में। और ये ई ऑफ एक्स कितना मिला था, 17.53। 17.53 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इधर 17.53 का स्क्वायर निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है 4.78, चलो ठीक है 4.8 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.8 लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 4.8 आ रहा है। अब क्या हम लोग को फाइंड आउट लेकिन करने बोला है, हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन भी फाइंड आउट करने बोला है। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब अंडर रूट ऑफ 4.8, अंडर रूट ऑफ 4.8। चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालिए। 2.2 आ रहा है, ठीक है बराबर 2.2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और कोई भी ये मत समझो बोर्ड्स बहुत मुश्किल है, अरे जब तुम लोग मेरा लेक्चर देखोगे ना पुराना वाला, तुमको एकदम हलवा पराठा लगेगा। बोर्ड्स बोर्ड्स एकदम हलवा पराठा है, कुछ मुश्किल नहीं। अभी आप लोग ये सॉल्व कर रहे हो, आप लोग को मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, एकदम हलवा पराठा क्वेश्चंस लग रहे हैं सारे के सारे। अभी देखो इधर क्या बोला है कि इन अ मीटिंग, तो फिर टेंशन नहीं लेने का, इसका एकदम सिंपल है। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। अपोज करने वाले हर जगह मौजूद है। A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he opposed। हाँ, टेबल बना के करोगे तो और भी इजी हो जाएगा। पूरा यार कुछ नहीं पड़ा सबा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बस मेरा लेक्चर देख लो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप निकल जाओगे आराम से। If we take x is equal to 0 if he opposed and x is equal to 1 if he is in favor। ठीक है। सो फाइंड e of x and variance of x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम क्या बोला है कि मतलब इन लोगों ने क्या बोले कि 0 मतलब अपोज और 1 मतलब फेवर। तो 0 अगर हम लोग अपोज के लिए लेते हैं, इसका मतलब कि 30% लोग अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब 30/100। ये बात हुई ना, चल तो ये 3/10 हो जाएगा बराबर। हाँ, या तो 0.3 लिख दो या तो ये ऐसा लिख लो, आपकी मर्जी। अब क्या बोला इन लोग ने कि अगर वो फेवर में है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर वो फेवर में है, तो क्या हम लोग इसको 70/100 लिख सकते हैं, बिकॉज 70% लोग फेवर में है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझा आचल। तो क्वेश्चन आचल क्या बोला कि कोई एक चीज है, ठीक है, जैसे अभी मैं पूछता हूँ कि क्या सैयद सर अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सैयद सर, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन है, तो क्या सैयद सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो 70% लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, और 30% लोग जो है बोलते हैं नहीं बहुत ही घटिया बकवास एकदम पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला
कि अगर सैयद सर जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं अगर उनको 0 कंसिडर कर लेते हैं, और जो बोलते सैयद सर अच्छा पढ़ाते हैं उनको 1 कंसिडर करते हैं, तो अगर जो 0 है तो उसको 30/100 लिख देंगे। नो प्रॉब्लम कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 100% अच्छा पढ़ा था, थैंक यू अभिषेक। तो 30/100 हो जाएगा बराबर आंसर, बिकॉज 0 के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन ली है, 30% वाले लोग अपोज करने की। 30% मतलब क्या, 30/100 ना आंसर, तो 3/10 हो जाएगा बराबर। और 1 के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अच्छे हैं लोग, साथ है सर, सैयद सर के साथ में। 70% परसेंट मतलब क्या, 70/100, इसका मतलब क्या, 7/10 हो जाएगा। हाँ बराबर, एकदम रियू परफेक्ट पकड़ा है। तो अब इन लोगों ने क्या बोला कि फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। सो वी नो दैट ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट, थैंक्स वैशाली, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, बरोबर छे। ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो आउटकम क्या है, 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 3/10। फिर आउटकम कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 7/10। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7/10 बचेगा, जिसको हम लोग 0.7, पीआई का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकली ना अक्षय, अभिषेक, ये हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आशीष मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तब तब एकदम सही जगह पे आया। मैंने पूरा मैथ्स 2 का ही सिलेबस पहले लिया, मैंने मैथ्स अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैथ्स 2 के मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है, जाकर के देख लो आशीष, लर्न के सेक्शन में जाओ, सारे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, एकदम हल्का पराठा तरीके से समझाया। तो ई ऑफ एक्स तो हम लोग को मिल गया, लेकिन क्या फाइंड आउट करने बोला, वेरिएंस ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करने बोला है। वेरिएंस ऑफ एक्स म्हणजे काय, म्हणजे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, बराबर। इसका मतलब मुझे ये चाहिए होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं भाई साहब, कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और पी आई। तो ये तो 0 ही होने वाला है, बिकॉज अगर मैं आउटकम का स्क्वायर भी निकालता हूं तो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहने वाला है, तो हम लोग को ये भी 0.7 ही मिलेगा बराबर। और जैसे कि वैशाली ने आंसर बता भी दिया कि वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या रहेगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर जो हमारे पास होगा वो 0.21 होगा, बिकॉज इन दोनों को हम लोग को माइनस करेंगे, बराबर 0.21 विल बी द राइट आंसर। हाँ ओके, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, और 7.2 की शुरुआत करते हैं। देखो 7.2 में याद रखना कि जब भी आपसे पीडीएफ की बात की हुई करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, पीडीएफ की अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब ये शब्द आएगा ना पीडीएफ, याद रखना कि हम लोग को इंटीग्रेट करना रहेगा, और हमें लिमिट्स भी दी हुई रहेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर देखो, तो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां रेंज करती है, 0 से लेकर के π/2 तक। बाई टू इंटीग्रेट, बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन पूछा आपने अभिषेक, बिकॉज यहाँ पे ना हमें रेंज दिया हुआ रहता है अभिषेक, कि 0 से लेकर के ना ये π/2 तक के फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेट का मतलब करना क्या होता है अभिषेक, सबको ऐड करना होता है, सबको ऐड करना होता है, बराबर। 7.2 नहीं है आपके सिलेबस में, अच्छा ये बोर्ड में डिलीटेड है, ओ हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको बना दिया इसका। ओके ओके ओके, पूरा पूरा एक्सेस डिलीटेड है, पूरा का पूरा डिलीटेड है। अच्छा, तो अपना फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया, अपने पास सिर्फ बाइनोमियल ही बचेगा, अपने पास सिर्फ बाइनोमियल बचेगा। तो क्या बाइनोमियल में शुरू कर दूं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो बाइनोमियल शुरू कर दूं, अगर परमिशन हो तो। ओके, मतलब हम लोग अपना मैथ्स 2 के लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। हाँ, क्या स्टार्ट हो गया आंसर, तो हम लोग लास्ट चैप्टर पे अपने आ गए हैं, और वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो कुछ ओमिट नहीं है, तो इसमें तो शायद एक ही एक्सरसाइज है। हाँ,
ओके चलो लास्ट, फिर हम लोग मैथ्स वन शुरू कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके स्टार्ट हो गया है। तो टेक्स्ट बुक आपके सामने है क्या? बिकॉज मैंने पीपीटी आज के लिए इसके लिए नहीं बनाई थी, बिकॉज मुझे लगा था 7.2 है, मैंने जरा एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। तो आपके सामने टेक्स्ट बुक है सबके सामने, महाराष्ट्र बोर्ड की। ओके चलो अच्छी बात है फिर। हाँ। अरे बहुत इजी है स्मिता, बहुत इजी है, एकदम ही इजी है, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना है कि पहली चीज क्या है कि आपको ये एनसीआर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। 15 मिनट कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सब समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, ये यहाँ पे याद होना चाहिए कि यहाँ पे ना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, हम लोग बेसिकली ट्रायल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रायल्स की बात करते हैं। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एमसीक्यू ले लूं मैं? ठीक है, 1 मिनट जरा देखते हैं हम लोग। अच्छा एमसीक्यू ले लें। चलो ठीक है, फिर एमसीक्यू ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। एमसीक्यू ही ले लेते हैं इसका। ब्रेकआउट के लिए कुछ क्वेश्चंस डालने होंगे हमें यहाँ पे। 1 मिनट मुझे जरा 30 सेकेंड्स का टाइम दीजिए आप। हाँ शायद आशीष आप देख सकते हो, बिकॉज एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन शायद आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आप लोग को ये बता रहा था कि मैं क्या कर लेता हूँ ना यहाँ पे। मैं अभी देखो, मैं आप लोग को एक शेड्यूल बता देता हूँ कि आज हमारा क्या है। आज हमारा है थर्सडे। तो सैटरडे या संडे वैसे ही मुझे कंपटीशन एक शेड्यूल करना है, मतलब टेस्ट शेड्यूल करना है मुझे, दोनों में से एक दिन। तो आप लोग तो पहले मुझे ये बताओ कि सैटरडे या संडे में से कौन से दिन में टेस्ट शेड्यूल करूं, बिकॉज टाइमिंग 1 से 2 रहेगा। तो उसको दिमाग में रख के बोलना जरा। सैटरडे, क्योंकि जहरा सैटरडे बोल रही है। बाकी लोग भी बता दो। अभिषेक फॉर संडे, वैशाली फॉर संडे। अस्मिता सैटरडे या संडे लिख दो, संडे संडे। ओके ज्यादातर संडे आ रहा है, सब लोग संडे बोल रहे हैं। अच्छा 7 पॉइंट का फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, हाँ वहाँ चल वो ले लेंगे संडे। ठीक है, तो संडे को टेस्ट रखते हैं फिर। ठीक है संडे को टेस्ट रखते हैं। संडे को 1 से 2 PM किसका टेस्ट रहेगा? ठीक है, संडे फंडे। प्रोबेबिलिटी का टेस्ट रख दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैंने जस्ट सिखाया है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, मैं रख दूंगा इसमें टेस्ट। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। ओके, और फिर मैं आप लोग को ना आज एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा। आज मैं आप लोग को एक, टाइमिंग कभी चेंज करना है, सब बताइए। और टेस्ट एकदम लाइव टेस्ट रहेगा अभिषेक, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना रहेगा, ऐसे आप लेक्चर ज्वाइन करते हो वैसे ही लेक्चर ज्वाइन करना रहेगा, सिर्फ मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइमर सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल कि आपको 2 या 3 मिनट का मैं टाइमर सेट कर दूंगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 2-3 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। और आपको सॉल्व करना रहेगा, और पूरा लीडर बोर्ड नजर आए, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, वो सारी चीजें जो है इधर नजर आती है, पूरा लीडर बोर्ड इधर नजर आए। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से रहेगा। अब असाइनमेंट में आप लोग क्या दूं? आप लोग बता दो, चलो इधर। असाइनमेंट में क्या दूं मैं आप लोग को? मतलब जो होमवर्क टाइप आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आज मैं अपलोड करने की सोच रहा हूँ। इंटीग्रेशन दे दूं? इंटीग्रेशन मैंने करवाया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बोलो तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, मैं ना इसका बना देता हूँ आप लोग को असाइनमेंट। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों मिला देंगे ना अभिषेक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही मिला देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोग को इसके लिए 6 दिन का टाइम दूंगा, 6 डेज का टाइम दूंगा मैं आप लोग को इसको करने के लिए। 6 दिन का टाइम रहेगा सबा। ठीक है, मतलब आज शाम में मैं दे दूंगा, तो आपको अगले हफ्ते ही आपको सबमिट करना रहेगा, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। और मैं आपको थोड़ा इनडेफिनेट से डर लगता है, अभी डर निकाल देते हैं अभिषेक, बोलिए तो। अभी वैसे भी हमारे पास टाइम है, तो अभी डर निकाल देते हैं। देखो, जिसको भी डर लगता है ना इनडेफिनेट को, हमेशा याद रखो कि इनडेफिनेट एकदम और भी हलवा पराठा है। कैसा हलवा पराठा है, देखो देखो। इनडेफिनेट बेसिकली आप लोग क्या करना है कि 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम मतलब क्या है कि पहला तो आप लोग डिवाइड करते हो इसको 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में।
फिर इसको आप लोग डिवाइड कर दो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसको आप लोग डिवाइड कर दो, आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो आबरा के डाबरा के फॉर्म में। आबरा का डाबरा क्या होता है, जो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं वही सही शायद बता सकते हैं। So, आबरा का डाबरा फॉर्म क्या होता है, मतलब इसमें हम लोग को एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। और खास करके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, cos x माइनस ए अपॉन साइन एक्स। हाँ, आबरा का डाबरा जादू, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें एडजस्टमेंट है, इस फॉर्म में डिवाइड कर दो। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आप लोग का फटाफट रिवीजन भी ले लूंगा इंडेफिनिट का। अब देखो, जैसे ही वन अपॉन क्वाड्रेटिक आता है और फिर चौथा फॉर्म है हमारा पार्शियल फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखना एक चीज, देखो ये चीज बहुत सुननी आप लोग को जरूरी है कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, वन अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या, कि ऊपर वन रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा। क्या हो गया आचल, ठीक है। मतलब ऊपर वन रहेगा नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, मतलब कि अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बोला रहेगा अभिषेक, आप कैसे शुरुआत करोगे, आप ही बताओ, जो आप बोलोगे वो मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बच्चे लोग को ये टाइप वाइज सिखाया, मैंने एक्सरसाइज वाइज सिखाया ही नहीं है इन लोग को। मतलब एक्सरसाइज वाइज में जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने बोला फोकस टाइप पे करो। एडिंग थर्ड टर्म, तो हम लोग थर्ड टर्म को ऐड बराबर एकदम सब बोल, तो थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, चलो यहाँ पे थर्ड टर्म। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाए, एकदम सही प्रिया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई आ जाए कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, तो बोलो अब क्या करोगे इसमें, बोलो अब इसमें क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये चीज। अब इसमें क्या करोगे, टू कॉमन निकालेंगे। क्यों टू कॉमन निकालेंगे, बिकॉज अगर आप लोग ने, नहीं एलपीपी नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था क्लास 10 में, किया होगा ना बहुत सारे लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसमें क्या बताया हुआ था हम लोग को कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा वो वन होना चाहिए। तो टू कॉमन निकाल देंगे, सही प्रक्रिया। तो जब इधर से हम लोग टू कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू, तो वन बाई टू ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा। फिर इसको हम लोग थर्ड टर्म से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ना, थर्ड टर्म से सॉल्व। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ इंटू, स्क्वायर कहां से आया, स्क्वायर तो इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये है। तो ये क्या होगा, वन बाय फोर का स्क्वायर, तो वन बाय सिक्सटीन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में। ये टू इंटू एक्स स्क्वायर है, टू इंटू एक्स स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन है आंचल, और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग लिया है मैंने, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट थर्ड टर्म कर सकते हैं और इसमें टू निकालने के बाद हम लोग थर्ड टर्म करेंगे, ठीक है। तो वो मैं बताना चाह रहा था, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अभी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मजेदार चीज हो जाए कि मान लो कि मुझे लिखना पड़ जाए, एक मिनट में आपको बता दो, अभी मैं दूसरी कंडीशन देता हूँ। तो दूसरी कंडीशन कुछ ये है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब बेटा टू एक्स स्क्वायर था तो सिर्फ टू निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर तो अंदर रह जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो क्या होगा इधर, जरा बता सकते हो, ये कौन से फॉर्म में, कौन बताएगा ये कौन से फॉर्म में है, तो बता सकता है ये कौन से फॉर्म में रहेगा। ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने आया तो ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, बताओ प्रज्ञा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, हाँ, डिफरेंट दे देता है बराबर। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना, सिर्फ एक चीज का जवाब दो कि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, सही बात है, ठीक है। बिकॉज पावर वन है ना प्रज्ञा, ऊपर पावर जो है इसकी वन है, ये लीनियर इक्वेशन है, और डिनोमिनेटर में देखो कि इसका हाईएस्ट पावर टू है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही बात है।
तो जब भी लीनियर इक्वेशन न्यूमरेटर में रहता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में रहता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हाँ, कलर पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कलर शायद थोड़ा सा आपको और इरिटेट कर सके, इसलिए नहीं बोला। तो क्या होगा? रैशनलाइज करने से अच्छा क्या करेंगे हम लोग, मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी ऊपर लीनियर आता है और नीचे क्वाड्रेटिक आता है, तो इधर क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। हमेशा यहीं से हम लोग को शुरुआत करनी है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड 4x का डेरिवेटिव इज 4 एंड 4 का डेरिवेटिव इज 0, तो प्लस बी। यहां तक समझा? एकदम सही आंसर, यहां तक समझा आपको? अच्छा, अगर कोई बात नहीं अभिषेक, अभी रिवाइज हो गया ना? अभी तो रिवाइज हो गया ना? अच्छा ठीक है, तो अलग अलग यूज कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी हो गया है सब। हाँ, अब क्या करेंगे? ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं आप लोग को छोटी छोटी चीज बता दे रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो मैं आप लोग को ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सिखाता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है, तो अगर जिसमें लॉग नहीं होगा, हाँ अभिषेक वो तो ऑप्शन डिफरेंशिएट करके हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन जिस भी ऑप्शन में लॉग नहीं होगा ना, तो वो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग मोड ऑफ आंसर जरूर आता है। हाँ, अगर लॉग नहीं रहेगा डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना, तो वो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ उस पर ही फोकस करना रहेगा जिसमें लॉग रहेगा, ठीक है। तो याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा फाइनल आंसर जो है वो लॉग के फॉर्म में आता ही आता है। मतलब कोई ना कोई एक टर्म जो है वो लॉग जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज हमेशा याद रखना कि लॉग, हाँ बराबर वही आंसर रहता है, लॉग के फॉर्म में रहता है। अगर ऐसे मिलता है बेसिकली हम लोग को कि अगर ये 2x प्लस 3x, ये 3 है, और नीचे क्या है इधर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो हम लोग को मालूम है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। हाँ, मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर है और एफ ऑफ एक्स नीचे है, आंसर हमेशा क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, तो इसका ये ना हमेशा इस फॉर्म में आता ही आता है, तो इसका आंसर हमेशा लॉग के फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर है? फिर जैसे कि मैंने आप लोग को एक आबरा का डाबरा टाइप में, ठीक है, फिर आबरा जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन की कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और नीचे कुछ ना कुछ दिया रहेगा, साइन ए या कॉस ए, ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? इंटीग्रेट करने बोलते हैं लोग, देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आता है ना, वो या तो हमेशा एक्स कॉस ए से शुरुआत होती है, बराबर अभिषेक, या तो एक्स कॉस ए से शुरुआत होती है, तो इधर एक्स ले लेंगे, या तो एक्स साइन ए से शुरुआत होती है। अगर एक्स कॉस ए और एक्स साइन ए से शुरुआत ना नहीं होगी ना, तो वो एमसीक्यू हम लोग को एलिमिनेट कर देना है, समझ लो कि वो आंसर हो ही नहीं सकता। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर जो है हमेशा एक्स कॉस ए या एक्स साइन ए से ही इसकी शुरुआत होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखोगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, खासकर एमसीक्यू के फॉर्म में। और बोर्ड्स में आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपको मालूम रहेगा कि आंसर क्या आना चाहिए। अगर वो चीज नहीं आएगी तो आप खुद ही बता सकते हो कि आंसर राइट आ रहा है कि ये रॉन्ग आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको नजरअंदाज मत करो। अभी बहुत छोटी छोटी लग रही है, लेकिन जब एग्जाम सामने आता है ना, तो एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एक एक मार्क्स मैटर करता है कि नहीं करता है? ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टाइम भी कम है, अगर आपके पास टाइम कम भी है ना, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भैया मुझे ना एमसीक्यू में बाद में छोड़ देती हूँ, ठीक है, या छोड़ देता हूँ, और आपके पास ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया, अब आपके पास सम सॉल्व करने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि आंसर हमेशा लॉग के फॉर्म में रहेगा, तो आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, और मान लो कि बी और डी में लॉग है ही नहीं, तो कम से कम आपको ये तो मालूम है कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास सिर्फ तुक्का मारने का भी टाइम है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें।
राइट होने की, कि अब चलो मेरे पास सिर्फ तुक्का मारने का टाइम है, चलो ए और सी में से, लेकिन क्या होगा, बी और डी तो मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा। हाँ अभिषेक, डिनोमिनेटर सेपरेट करनी, एकदम परफेक्ट बोला। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखो, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस बात को। चलो खैर, हम लोग कल मिलते हैं फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो कृपया करके कल टाइमिंग याद रखिएगा, 1 PM से 2 PM का टाइमिंग। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।